गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th कॉमर्स। तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज का चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले वी शुड लर्न अबाउट द लर्निंग आउटकम्स कि इस सेशन के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, यानी स्टूडेंट क्या क्या सीखेंगे इस सेशन से। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज टू एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द अकाउंटिंग, यानी स्टूडेंट ये समझ पाएंगे अकाउंटिंग की टर्म्स क्या है और उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। सेकेंडली, टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड टर्म्स, और उन अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये भी हम समझेंगे इस सेशन में। एंड थर्ड वन, टू give examples of the terms like business transactions, liabilities and assets etc. यानी different terms जो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं उनके examples को भी हम समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को अब। ओके, our first accounting term is entity। तो हमें पहले समझना है ये entity होता क्या है। ओके, an entity means an economic unit which performs economic activities like Tata Motors, HCL Technologies Limited, Bajaj Auto, Reliance Industries, Big Bazaar etc. यानी वो सभी इकोनॉमिक यूनिट, यानी इकोनॉमिक यूनिट का मतलब यहाँ पे किससे है? वो सभी पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी न किसी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ओनली, जिनका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना ऑब्वियसली। तो उन सभी एंटिटीज को, उन सभी इकोनॉमिक यूनिट को हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया टाटा मोटर्स, HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बिग बाजार। इसके अलावा बहुत सारी एंटिटीज हैं, इवन वो सभी भी सब एंटिटीज ही कहलाती हैं जो मार्केट में किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ओके, यानी कुल मिलाकर वो सभी इकोनॉमिक यूनिट या सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक यूनिट, वो सब एंटिटी के कैटेगरी में आती हैं। Okay, a business entity means an enterprise established in accordance with the law to engage in business activities। यानी ये सभी इकोनॉमिक एंटिटीज जो होती हैं, इकोनॉमिक यूनिट होती हैं, जो ये किस में इन्वॉल्व होती हैं? ये बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर हम किन किन को इंक्लूड कर सकते हैं? इसके अंदर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को इंक्लूड कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है सिंगल ऑनरशिप फर्म, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं, यानी एक बिजनेस ऐसा भी हो सकता है जो पार्टनरशिप फॉर्म में हो। एंड थर्ड वन कंपनीज, यानी इसमें सभी इकोनॉमिक यूनिट को इंक्लूड किया जाता है और इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? एंटिटी। ओके, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि खाली इन कंपनीज को ही हम, जो मैंने एग्जांपल्स में बोला जैसे टाटा मोटर्स, HCL, इन्हीं को काउंट किया जाता है। इसमें सभी इकोनॉमिक यूनिट आएंगी। तो एक बार माइंड में क्लियर कर लीजिए कि केवल कंपनीज नहीं है, एक मेडिकल शॉप वाला पर्सन भी एक एंटिटी कहला सकता है, एक ग्रोसरी शॉप जो खोल के बैठा है वो भी एक एंटिटी कहलाएगा। ओके, यानी कुल मिलाकर एंटिटी कहलाने के लिए वो एक इकोनॉमिक यूनिट होना चाहिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, यानी कोई बिजनेस कर रहा हो, वो सिंगल ऑनर हो, पार्टनरशिप फॉर्म में हो या कंपनी फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना? ओके, तो हम नेक्स्ट अब अपनी अकाउंटिंग टर्म की तरफ मूव करते हैं। आवर सेकेंड अकाउंटिंग टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने अब एंटिटी के बारे में पढ़ लिया कि एंटिटी क्या होती है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू है, कोई ना कोई इकोनॉमिक इवेंट है जो किसके बीच में होती है? एंटर्ड इनटू बाय टू एंटिटी और पार्टीज, जिसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है या दो एंटिटीज का होना जरूरी है, जिसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक इवेंट जो दो डिफरेंट एंटिटीज या पार्टीज के बीच में होती है और उनको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाए, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती है। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वन मोर थिंग कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहने से पहले हम दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहला कि क्या वो मनी में एक्सप्रेस हो सकती है, सेकेंडली क्या वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। यस, तो ये दोनों ही चीजें यदि किसी भी ट्रांजैक्शन में अवेलेबल होंगी तो हम बोलेंगे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्या क्या? which is expressed in terms of money, secondly which affects the financial position of the business, जो बिजनेस की पोजीशन को अफेक्ट करे, यानी उनके एसेट्स बढ़ा दे, लायबिलिटीज कम हो जाए या इनमें से कोई भी चेंजेस लेके आए बिजनेस में। जिसके एग्जांपल्स भी हम एक बार बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, हम गुड्स खरीदते हैं,
गुड्स की वैल्यू को हम मनी में एक्सप्रेस कर देंगे और एट द सेम टाइम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। सेल ऑफ गुड्स हो सकता है, रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो सकता है। सेल ऑफ गुड्स का मतलब हम जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं उनको बेचना। डेटर्स का मतलब जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे थे उनसे पैसे वसूलना, इसको बोलते हैं रिसीट फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट वन इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे उन्हें पेमेंट कर देना। और इसके अलावा भी और ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, रेंट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, कमीशन रिसीव। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम इसी को आगे आप कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स है बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। तो फर्स्ट फीचर जो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की दिख रही है वो क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद मनी और मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर यानी कि मनी या मनीज वर्थ में कंसर्न होता है, किसका, गुड्स या फिर सर्विसेज का, यानी हम इसमें गुड्स को या सर्विसेज को मनी या मनीज वर्थ में मेजर कर रहे होते हैं। सेकेंडली, इट अराइजेज आउट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं या तो ये गुड्स के या सर्विसेज के एक्सचेंज के बदले में होती हैं, या तो हम गुड्स दे रहे होते हैं या सर्विसेज दे रहे होते हैं, या गुड्स परचेज कर रहे होते हैं या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं, और उसकी एक्सचेंज की वजह से ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस एक्चुअली अराइज होती हैं। थर्ड वन, इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट भी करते हैं, उसमें चेंज लेके आते हैं। ओके, तो थर्ड फीचर हो गई, इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एंड लास्ट वन, इट हैज डुअल एस्पेक्ट और डुअल इफेक्ट, यानी हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डुअल एस्पेक्ट होंगे, यानी दो साइडेड इफेक्ट होंगे, टू साइडेड इफेक्ट होंगे। ये हम आने वाले अभी चैप्टर्स में और आने वाले सेशंस में इसको और क्लैरिटी से पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। एक है पहला रिलेशनशिप के बेसिस पर, ओके, एंड सेकेंड वन इज सेटलमेंट के बेसिस पर। यदि हम बात करें रिलेशनशिप के बेसिस पर तो हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रांजैक्शंस, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। अब इंटरनल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, ऐसी सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसका रिलेशन खुद बिजनेस का बिजनेस से होता है, विद इन द बिजनेस होता है, दैट मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी, यानी यहां पर किसी थर्ड पार्टी का कोई कंसर्न नहीं होता। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, इससे पहले मैंने बताया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ इंटरनल ट्रांजैक्शन की एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि इंटरनल ट्रांजैक्शन भी होती है और यहाँ पर बाहर की कोई पार्टी होती ही नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी पार्टी कहाँ से आएगी फिर। यहाँ पर क्या मतलब है इंटरनल ट्रांजैक्शन का, कि बिजनेस के साथ ही ट्रांजैक्शन कर रहा है। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन लगा दिया, इसका मतलब हमारा फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो हमें अब इसमें दो पार्टीज को इंक्लूड करके रखना है, एक बिजनेस और एक बिजनेस ऑनर। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे बिजनेस ऑनर और बिजनेस को दो डिफरेंट एंटिटीज माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आगे जाके हम चैप्टर जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल वहां पे और क्लैरिफाई करेंगे। वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिजनेस और बिजनेस ऑनर दो डिफरेंट एंटिटी कहलाते हैं। ओके, तो इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्लियर हो गया कि बिजनेस का किसी और थर्ड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। विद इन द बिजनेस यदि कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। वेयर एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, जब बिजनेस का किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ या थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, तो मशीनरी जो हम खरीद रहे हैं वो अपने आप से तो नहीं खरीदेंगे, उसके लिए थर्ड पार्टी का होना जरूरी है। तो यानी हम किसी थर्ड पर्सन से मशीनरी खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पर दो पार्टीज आपको दिख रही हैं अवेलेबल। Okay, so on the basis of relationship we have two types of business transaction. First one is internal, second one is external transaction. अब मैं मूव कर रहा हूँ सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि क्या है, मोड ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के बेसिस पर हम उसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सेटलमेंट के बेसिस पर सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कैश ट्रांजेक्शंस एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कैश ट्रांजेक्शंस वो सारी ट्रांजेक्शंस होंगी जिसमें या तो पेमेंट मिलती है या पेमेंट रिसीव होती है या पेमेंट हम मेड करते हैं, यानी पेमेंट या तो किसी को देंगे या पेमेंट हम रिसीव करेंगे, यानी या तो पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ सैलरी पेड, तो यहाँ पेमेंट हो रही है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो पैसा आ रहा है। तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन किस कैटेगरी में आने वाली है, कैश ट्रांजेक्शंस में। ओके,
ऑन द अदर साइड योर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें कोई पेमेंट या रिसीविंग नहीं होती मनी की, पैसा ना तो आता है ना जाता। तो आप बोलेंगे सर ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था कि जो मनी और मनीज वर्थ में मेजर होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट मिलनी चाहिए या पैसे जाने चाहिए, ये कंपल्शन नहीं है। पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी साइड और कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये हमें चेक करना है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो मनी में एक्सप्रेस हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने मशीनरी परचेज करी क्रेडिट में, या फर्नीचर परचेज कर लिया क्रेडिट में, या किसी से गुड्स खरीद लिए उधार में क्रेडिट में। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ओके, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड अकाउंटिंग टर्म्स की, जो कि क्या है, अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, या फिर जिसको हम पर्सन या आइटम्स बोल सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी वो एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाए, उस प्लेस को हम अकाउंट बोलते हैं। दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। In accounting, we keep a separate record of each person's asset or liability, expense or income. The place where such type of record is kept is known as an account. यानी हम इसको इजी वे में बोलें तो एक ऐसी प्लेस जहां पर एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड्स को सेपरेटली एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर लिया जाए तो उसे उसका अकाउंट कहते हैं। इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कैश अकाउंट। क्या बोल रहा हूं मैं? कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट क्या है? यानी कैश अकाउंट एक ऐसी प्लेस है जहां पर कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लिया जाए। यानी वहां पर केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगी और कोई नहीं होगी। इसका एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक कस्टमर है और उसका नाम है मनोज। क्या नाम है? मनोज। अब मनोज से रिलेटेड यदि कोई भी ट्रांजैक्शंस होगी और उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर सभी सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लें तो वो मनोज का अकाउंट कहलाएगा। तो यानी हम इजी वे में बोले तो अकाउंट का मतलब हुआ एक ऐसा प्लेस जहां पर एक पर्टिकुलर हेड, जिसको हम पर्सन या आइटम बोल सकते हैं, से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर लिया जाए, लिख लिया जाए, उसे हम उसका अकाउंट बोलते हैं। ओके, अब अकाउंट में होता क्या है इसको आगे बढ़ लेते हैं, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसी भी अकाउंट के अंदर उसकी जो साइड होती है वो दो साइड्स होती हैं। नॉर्मली जो ये अकाउंट होता है ये टी शेप अकाउंट में बनता है और उसकी दो साइड्स होती हैं। उसकी लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड के नाम से बुलाते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, ये टी शेप में बनता है, टी फॉर्मेट में बनता है। हम जब एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेट टी शेप का होता है। इसकी लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। हम अभी इसको आगे और फर्दर बात करेंगे इस बारे में। अब मैं मूव कर रहा हूं अपनी फोर्थ अकाउंटिंग टर्म की तरफ, जो कि क्या है, एंट्री। A transactions or event when recorded in the books of account is known as entry. जब भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो हम बोलते हैं उसे एंट्री। क्या बोलते हैं हम उसे? एंट्री। दोबारा से, अकाउंट्स की बुक में जब ट्रांजेक्शन्स को लिखा यानी रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंट्री। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? सबसे पहले एंटिटी डिस्कस किया, फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन डिस्कस किया, फिर अकाउंट, एंड नेक्स्ट वन इज एंट्री। अब हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। एन अकाउंट हैज टू साइड, बताया था आपको कि अकाउंट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। एन एंट्री व्हेन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑन अकाउंट ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिटेड। जब किसी एंट्री को उस अकाउंट की लेफ्ट साइड में लिख लिया जाए तो हम बोलते हैं कि वो डेबिट हो गया। क्या बोलते हैं? अकाउंट इज कॉल्ड डेबिटेड। Whereas हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट क्या होता है? An account has two side again, left and right. Right side of an account is called credit. क्या बोलते हैं राइट साइड को हम? क्रेडिट। अब क्रेडिट बोलने के बाद क्रेडिट साइड कौन सी हो गई? राइट साइड। कौन सी? राइट साइड। An entry when posted on the कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। अगेन यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्रेडिट साइड। Okay, an entry when posted on the credit side of an account is called credited. हम उसको क्या बोलते हैं? Credited.
ओके, तो हम अब समझ चुके हैं कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। दोबारा से एक बार जल्दी बात कर लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अकाउंट की दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। जब एंट्री को लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं डेबिटेड। जब एंट्री को हम राइट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको बोलते हैं हम क्रेडिटेड। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। एंट्री को जब हम लेफ्ट साइड में लिखें तो उसको बोलते हैं हम डेबिटेड, और राइट साइड में जब लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, क्रेडिटेड। ओके, ये आपको यहां पर विजिबल भी हो रहा है। जैसे अभी अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखा दिया, टी शेप दिख रहा है ना आपको, ये टी शेप फॉर्म में दिख रहा है। अभी इसको पूरा हमने फॉर्मेट नहीं बनाया, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह का अकाउंट हो सकता है। लेफ्ट साइड को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, डेबिट। राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ओके, तो ये मुझे लगता है क्लियर हो गया डेबिट और क्रेडिट। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की तरफ, जो कि कौन सी है, प्रोप्राइटर। अब ये प्रोप्राइटर कौन होता है? A proprietor is a person who invest money or money is worth into the business. वो पर्सन जो बिजनेस में या तो मनी लगाता है या मनी इज वर्थ लगाता है और बिजनेस का सारा रिस्क बियर करता है, उसे हम उस बिजनेस का प्रोप्राइटर या ऑनर बोल सकते हैं या सिंगल ऑनर बोल सकते हैं। बेसिकली द एक्चुअल टर्म इज सोल प्रोप्राइटर, यानी सिंगल ऑनर। प्रोप्राइटर जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस में पैसे भी लगा रहा है और सारा रिस्क उठा रहा है बिजनेस का, तो वो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की तरफ, जो क्या है, कैपिटल। नंबर 8 इज कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होती है? हम हिंदी में बोले तो कैपिटल को बोलते हैं पूंजी, मींस कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। ये वो अमाउंट होता है या वो मनी होती है या वो मनीज वर्थ होती है जो बिजनेस का ऑनर मींस प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसे लगाए। अब ये जरूरी नहीं है कि सिंगल ओनर हो, इट कुड बी पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पार्टनर्स पैसे लगाएंगे, या फिर कोई कंपनी हो तो उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स पैसे लगाएंगे। यानी कुल मिलाकर बिजनेस में जो पैसे ऑनर लगाता है, जो मनी इन्वेस्ट करता है ऑनर, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि किसी भी कैश फॉर्म में ही हो, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, असेट, किसी भी फॉर्म में पैसे लगा सकता है। वो हो सकता है, मान लीजिए आपके बिल्डिंग मटेरियल का काम है और आपके पास घर में एक वैन ऑलरेडी आपके पास पड़ी और आप उस वैन को आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया और उस वैन को आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, तो दैट मनी, जो उसकी मनीज वर्थ होगी उस पर्टिकुलर वैन की या कार की, वो भी आपकी कैपिटल का ही पार्ट होगी। यानी कैपिटल किसी भी फॉर्म में लगाए जा सकते हैं, उसके मनी वैल्यू बस होनी चाहिए। यानी वो कैश फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स फॉर्म में हो सकती है, या और किसी एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है। अब कैपिटल को हम बोलते क्या है? कैपिटल का एक ऑल्टरनेट नेम क्या है? लायबिलिटीज। हम उसको एक लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लायबिलिटीज। सो कैपिटल फाइनली क्या हुआ? वो मनी या वो मनी इज वर्थ जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, जो कि कैश फॉर्म में, गुड्स फॉर्म में या असेट्स फॉर्म में हो सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी भी कहलाती है, क्योंकि ये पैसे किसने लगाए हैं? खुद ऑनर ने लगाए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस और बिजनेस ऑनर को दो डिफरेंट एंटिटीज माना जाता है। यानी बिजनेस में कोई भी पैसा लगाए वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी है, बट इसको हम कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम टर्म पे चल अब जंप करते हैं, दैट इज ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स का मतलब आपको वैसे मतलब मालूम ही है, मींस निकालना। तो यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है? ड्राइंग मींस इट रेफर्स टू द विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फंड्स। यदि बिजनेस का ऑनर बिजनेस में से कोई भी विड्रॉल कर ले, वो पैसे निकाल सकता है, वो कोई असेट्स निकाल सकता है, वो गुड्स विड्रॉ कर सकता है, बट पर्पस क्या है उसका? पर्सनल यूज। यानी अपने पर्सनल कामों के लिए यदि वो बिजनेस में से कोई भी मनी विड्रॉ करता है, वो कैश के थ्रू पैसे निकाल लेता है या चेक के थ्रू बैंक से पैसे निकाल लेता है, या वो असेट्स निकाल के घर ले आता है, या कोई गुड्स घर के कामों के लिए ले जाता है, वो सभी यदि पर्सनल कामों के लिए कर रहा है ड्राइंग्स, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो इसका मतलब ड्राइंग्स का मतलब केवल निकालना नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल कामों के लिए विड्रॉ करना है। यदि मनी बिजनेस में से पर्सनल कामों के लिए निकाली जाए तो उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए, प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस विड्रॉ कैश फ्रॉम द ऑफिस टू सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। अपने बच्चे की, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी वो घर पे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, इसके लिए उसने मनी विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, या एक लैपटॉप परचेज कर लिया अपने बेटे के लिए, या एक साइकिल परचेज कर ली अपनी बिटिया के लिए या अपनी डॉटर के लिए। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हुए? ड्राइंग्स के। यानी घर के कामों के लिए, डोमेस्टिक पर्पस या पर्सनल पर्पस या प्राइवेट पर्पस के लिए मनी विड्रॉ कर ले किसी भी फॉर्म में, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। कौन विड्रॉ करेगा? ये बिजनेस ऑनर।
ओके, तो ड्राइंग्स भी क्लियर हो गई है मुझे लग रहा है आपको अब। ओके, तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है गुड्स, वस्तु, प्रोडक्ट। गुड्स का मतलब यहाँ पर किसी भी चीज से नहीं है, गुड्स का मतलब उन सभी चीजों से है जिसमें वो बिजनेस ऑनर डील करता है, जिसमें वो ट्रेड करता है। यानी जिस चीज का आप व्यापार यानी ट्रेडिंग करते हैं, जिस चीज के अंदर आप जिसको आप खरीदते और बेचते हैं या रॉ मटेरियल फॉर्म में खरीदते हैं और उसको प्रोसेस करके प्रोड्यूस करते हैं फिनिश प्रोडक्ट और फिर उसे बेच देते हैं, वो सभी गुड्स कहलाते हैं। ओके, तो गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज इन द बिजनेस, वो सभी चीजें जो बिजनेस में खरीदी जाती हैं, बट पर्पस क्या है? फॉर रीसेल, जिसे बेचने के लिए खरीदा जाता है, या फिर विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स, या जिसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में खरीदा जाता है और उससे प्रोडक्ट यानी फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। मेन पर्पस क्या होता है पीछे इसके? विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड, यानी वो सभी चीजें जो गुड्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में खरीदी जाती हैं, जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, जिसका मेन पर्पस होता है फ्यूचर में उसे बेचना या उससे कोई फिनिश प्रोडक्ट रेडी करना जिसे मार्केट में फिर दोबारा बेचा जा सके, वो सभी गुड्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, अब वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होंगे जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन या तंदूर या कोई भी ऐसे अप्लायंसेज होते हैं, वो सब उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो ये इलेक्ट्रिकल शॉप के एग्जांपल्स हो गए जहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं। ऐसे ही मैं एग्जांपल ले सकता हूँ किसी और शॉप के, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्ट टॉय की शॉप है और वहाँ जाके आपने कोई सॉफ्ट टॉय में डील आप करते हैं और उसके लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा और आप उससे वो सॉफ्ट टॉय बना रहे हैं, तो वो सभी रॉ मटेरियल जो आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए क्या कहलाएंगी? गुड्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया। गुड्स का मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग्स जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, बाइंग और सेलिंग करता है, जिसको खरीदता और बेचता है, वो सब गुड्स कहलाते हैं। अब गुड्स को जब एक्चुअल में खरीदा जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है परचेज। तो आपने माइंड में जरूर ध्यान रखना है इसको। परचेज इज द वर्ड विच इज यूज्ड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड। जब गुड्स को खरीदा जाए तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेज। यानी परचेज वर्ड इज यूज्ड फॉर बाइंग गुड्स ओनली। यानी मैं मान लीजिए मैं कोई ऐसी चीज खरीद रहा हूं जिसमें मैं डील नहीं करता, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिकल शॉप का एग्जांपल ले लिया मैंने, फ्रिज परचेज कर लिया, वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो ये सब मेरे लिए गुड्स हैं। बट एट द सेम टाइम मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदता हूँ जिसमें मैं डील नहीं करता, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने वहां पर अपना फर्नीचर परचेज कर लिया अपने खुद के ऑफिस के लिए, तो वो मेरा गुड्स नहीं है बट मैंने परचेज किया है। इसका मतलब वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो परचेजेस नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? वो परचेजेस। ओके, इसका मतलब परचेजेस वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ओनली फॉर गुड्स परचेज्ड। ओके, सिमिलरली सेल्स वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, यानी आप कोई और चीज बेचते हैं यदि बिजनेस में, तो आप उसके लिए गुड्स, यदि गुड्स नहीं बेच रहे हैं तो आप सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे उसके लिए अकाउंट में। तो परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न पर्टिकुलरली किसके लिए यूज किए जाते हैं? जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, आपने कोई गुड्स खरीदे थे, अब आपको अच्छे नहीं लग रहे किसी वजह से, तो आप उसको अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज रिटर्न। सिमिलरली आपने किसी को गुड्स बेचे थे और आपको कस्टमर ने वो वापस कर दिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेल्स रिटर्न। यानी ये चारों ही वर्ड्स जो हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये किसके रेस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं? ये गुड्स के रेस्पेक्ट में ही यूज किए जाते हैं। जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल्स। हमने गुड्स खरीदे थे वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, हमसे किसी ने गुड्स खरीदे थे अब वो कस्टमर वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। ओके, हमारी अब नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटीज क्या होती है? हम हिंदी में बोले लायबिलिटीज का मतलब वो देयताएं, यानी वो पेमेंट्स जो हमने आउटसाइडर्स को पैसे देने हैं, दैट इज आवर लायबिलिटी। इन नॉर्मल केस भी हम लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ भाई मेरी बड़ी लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, यानी मैंने लोगों के पैसे बहुत सारे देने हैं, तो वो मेरी लायबिलिटीज कहलाएंगी। सिमिलरली इन केस ऑफ बिजनेस, जो अमाउंट बिजनेस ने आउटसाइडर्स को देना है, आउटसाइडर्स का मतलब यहाँ पर जो पर्सन बिजनेस के अलावा है, यानी बिजनेस के अलावा जो भी पर्सन हैं वो सब आउटसाइडर कहलाते हैं। तो वो जिसके भी पैसे हमने देने होंगे वो सब लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो क्या बोलते हैं हम इसके बारे में? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म यानी बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। वो सब पैसे जो बिजनेस ने आउटसाइडर्स को देने हैं वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो लायबिलिटीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को जो पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज कहलाएगी। अब ये क्रेडिटर होते क्या हैं हम आगे जाके बात करेंगे दोबारा से इसके बारे में। फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने गुड्स, यानी कि जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं वो हमने उधार यानी क्रेडिट में खरीदा है। यानी मैं किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीदता हूँ और उसके पैसे अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, बाद में देने वाला हूँ, तो वो क्रेडिटर कहलाते हैं। और क्रेडिटर क्या है? एक
लायबिलिटी। सिमिलरली मान लीजिए मेरा एक स्टाफ है और स्टाफ कुछ सारे स्टाफ है, पाँच छः लोगों का स्टाफ है और मैं उनको अभी सैलरी नहीं दे पाया हूँ, तो उस सैलरी को हम बोलते हैं सैलरी अनपेड। क्या बोलते हैं वर्ड? सैलरी अनपेड। एक ऑल्टरनेट नाम भी है इसका, इसको हम सैलरी आउटस्टैंडिंग भी बोलते हैं। तो वो पैसे भी मैंने अपने स्टाफ के एम्प्लॉइज को देने हैं, तो वो भी क्या है? एक लायबिलिटी कहलाएगी। सिमिलरली मैंने मान लीजिए किसी से अपना जो शोरूम था वो किराए पर लिया हुआ और उसका रेंट भी अभी मैंने नहीं दिया है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग। वो भी क्या है मेरे लिए? एक लायबिलिटी। यानी इजी वे में बोलें तो लायबिलिटीज का मतलब वो सभी पैसे, वो सभी अमाउंट जो हमने आउटसाइडर्स को किसी भी वजह से देने हैं बिजनेस के लिए। मगर ध्यान रखना, आपके पर्सनल लायबिलिटीज को हम काउंट नहीं करते हैं बिजनेस में। आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि बिजनेस ने ये पैसे आउटसाइडर्स को यदि देने हैं, तो वो सब बिजनेस की क्या कहलाती हैं? लायबिलिटीज। अब हम इसी की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अब देखो, हमने इसको दो बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है लायबिलिटीज को, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द फर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। यानी हम जब रिलेशनशिप की बात करें तो अगेन दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो पैसे जो बिजनेस ने ऑनर को देने, जिसको हम कैपिटल बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था ना आपको कि पैसे जो ऑनर बिजनेस में लगाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसका एक ऑल्टरनेट नेम क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। उसको हम इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, उसके अलावा बिजनेस के ऑनर के अलावा जिसको भी पैसे देने हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाती है। इसमें सारी लायबिलिटीज आ जाती है एक्सेप्ट कैपिटल, यानी कैपिटल को छोड़ के बाकी सब लायबिलिटीज इसमें आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए क्रेडिटर्स, आपने बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है, या आपने कोई बिल के पैसे किसी के देने हैं, या आपने किसी और के रेंट के पैसे अभी देने बाकी हैं, या आपने सैलरी की अभी पेमेंट नहीं की है, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ओके, तो ये किस बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द फर्म। अब यहाँ पे इंटरनल लायबिलिटी रिलेशनशिप में कैसे हुई? क्योंकि खुद बिजनेस का ऑनर है, इसलिए इंटरनल लायबिलिटी है। ऐसे ही एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। यानी अब ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो लायबिलिटी कितने टाइप की होती है। यानी आपके बिजनेस में आपकी लायबिलिटीज की ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है। यानी ड्यूरेशन, यानी आपने जो पेमेंट करनी है, उधार जो लिया हुआ है, यानी पैसे जो देने हैं, यदि उसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम या 1 साल तक है, तो दैट पर्टिकुलर लायबिलिटीज कम्स अंडर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। यानी ड्यूरेशन 1 ईयर होगी तो हम उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में काउंट कर लेते हैं। जबकि ड्यूरेशन 1 साल के बियॉन्ड चले जाए तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलते हैं। उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया। अब आपके लिए वर्ड नया है शायद, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या वर्ड होता है? जब आप बैंक आपको परमिशन देता है एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ करने की। अब एक्स्ट्रा मनी का मतलब, सपोज यू हैव 50,000 इन योर बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट में केवल 50,000 रुपए हैं और आपको बैंक ने एक परमिशन दे रखी है कि भैया आप 30,000 रुपीज तक एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। तो दैट 30,000 इफ यू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। आप बोलेंगे सर ये तो क्रेडिट कार्ड हुआ। नो, क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो अनदर फैसिलिटी। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे जब भी बैंक की बात करेंगे तो हम यहाँ पर करंट अकाउंट की बात करेंगे, वो अकाउंट जो एक बिजनेसमैन बैंक के साथ खोलता है। तो कई बार क्या होता है, बैंक अपने उन कस्टमर्स को जो करंट अकाउंट ओपन करके बैठे हैं, करंट अकाउंट जिन्होंने खोला हुआ है, उनको ये फैसिलिटीज देता है बैंक ओवरड्राफ्ट की। यानी वो चाहें तो वो कुछ लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसे भी बिजनेस के लिए अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बाद में जाके बात करेंगे कि ये करंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में क्लैरिटी लाएंगे बाद में। फिलहाल के लिए अपने अकाउंट से ज्यादा पैसे यदि आप विड्रॉ कर लेते हो तो दैट एक्स्ट्रा मनी विच यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो ये पैसे भी आपको विद इन द ईयर वापस करने होते हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आता है ये? शॉर्ट टर्म। ऐसे ही आपने किसी से उधार में गुड्स खरीद लिए और बिल बना लिया और बिल में आपको ड्यूरेशन दी गई, भाई 2 महीने बाद पैसे दे देना, तो वो बिल्स पेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्स पेबल। तो वो बिल्स पेबल भी किस कैटेगरी में आता है? अगेन शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ बोला है पहले ही कि 2 महीने की आपको टाइम दिया गया है, 2 मंथ्स टाइम दिया गया है। सिमिलरली क्रेडिटर्स, जिनसे आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इतने ज्यादा टाइम दे देंगे, 1 साल का टाइम नहीं देंगे, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? इसका मतलब शॉर्ट टर्म। ऐसे ही और भी कुछ लायबिलिटीज हो सकती हैं जो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आ सकती हैं। अब लॉन्ग टर्म में कौन सी होती हैं? वो सभी लायबिलिटीज जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा के लिए होगा, जिनके पैसे जल्दी वापस नहीं करने होते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, अब आपने बैंक से बोला भाई मैं 5 साल के अंदर, 5 साल बाद वापस करूंगा आपको पैसे, उसने समय तक मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उतना टाइम अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने में लगने वाला है। तो ये किस कैटेगरी में आने वाला है? लॉन्ग टर्म। ऐसे एक एग्जांपल मैंने और ले लिया, वो है डिबेंचर्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि एक टेक्निकल टर्म है जिसकी क्लैरिटी हम बाद में लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आप नाम याद रखेंगे, डिबेंचर। तो लॉन्ग टर्म लोन्स और बैंक लोन या फिर डिबेंचर्स, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? लॉन्ग टर्म। बट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि ड्यूरेशन शुड बी मोर देन 1 ईयर। इसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो हमने अब लायबिलिटीज की बात कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म इज असेट्स। असेट्स क्या होते हैं?
असेट्स आर दी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, वो सभी प्रॉपर्टीज, वो सभी लीगल राइट्स जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, जिससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में आने वाला हो, जिस पे ऑनरशिप किसकी हो, बिजनेस की, यानी बिजनेस उसको ऑन कर रहा हो और उसको बिजनेस में वेलफेयर के लिए यूज करे, जिससे बिजनेस को कुछ फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला हो, वो सब एसेट कहलाते हैं। दोबारा से, असेट्स आर दी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, यानी वो सभी प्रॉपर्टी जिसपे मालिकाना हक यानी ओनरशिप किसकी है, बिजनेस की, या वो यूज करने का राइट मिल रखा हो बिजनेस को। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सब इकोनॉमिक रिसोर्सेज होने चाहिए ऑफ द बिजनेस, जो कि विच इनेबल्स द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, जिससे बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला हो, यानी मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला हो, फायदा मिलने वाला हो, वो सब असेट्स कहलाते हैं। यानी वो सभी लीगल राइट्स, प्रॉपर्टीज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिससे बिजनेस पैसे कमाने वाला है फ्यूचर में, वो सब बिजनेस के असेट्स कहलाएंगे, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। ओके, क्या बोलते हैं हम, संपत्ति यानी प्रॉपर्टीज। अब डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो ब्लॉकिंग टर्म ने हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है जो कि इससे काफी रिलेटेड है, जो कि क्या है, असेट्स आर प्रॉपर्टी or legal rights owned by an individual or a company to which money value can be attached, यानी वो सभी लीगल राइट या सभी प्रॉपर्टीज जिस पर ऑनरशिप होती है उस किसी इंडिविजुअल की या कंपनी की, जिसके साथ कोई मनी वैल्यू अटैच किया सकती है। यानी कुल मिलाकर असेट्स की मनी वैल्यू होनी चाहिए और वो बिजनेस का ओन होना चाहिए और उससे बिजनेस को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए फ्यूचर में, तो हम उसको असेट बोल सकते हैं। ओके, हम इसी की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अब, यानी टाइप्स ऑफ असेट्स। अब असेट्स को हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, आपको विजिबल है देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ असेट। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म असेट्स, जिसको हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन करंट असेट्स। सेकेंड कैटेगरी जो है हमारी वो है शॉर्ट टर्म असेट्स, जिसको हम करंट असेट्स भी बोलते हैं। फिर थर्ड वन जो है हमारी वो है फिक्टिशियस असेट्स, जिसको हम नॉमिनल असेट भी बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी क्या क्या हो गई, लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म जिसको हम करंट असेट्स बोलते हैं, और थर्ड फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म असेट्स की, जिसको हम करंट असेट्स भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं करंट असेट्स? करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर मींट फॉर सेल और व्हिच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी वो सभी असेट्स या तो जिन्हें बेचने के लिए खरीदा जाता है या जिसे मैनेजमेंट चाहती है कि वो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिससे पैसे मिल जाएं, यानी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मनी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, पैसे आ जाए, उन सभी को हम करंट असेट्स या शॉर्ट टर्म असेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कैश इन हैंड, ऑलरेडी हमारे पास जो कैश पड़ा है वो किस कैटेगरी में आता है, करंट असेट्स। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे थे। अब जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे हैं, ऑब्वियसली विद इन 1 or 2 or 3 months और 5 or 6 months वी आर गोइंग टू रिकवर दैट मनी, हम उनसे वो पैसे वसूल लेंगे। तो अगेन इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, कैश में, यानी पैसे मिल जाएंगे विद इन अ ईयर। ऐसे ही स्टॉक कौन होता है, वो सामान जिसमें हम डील करते हैं, उसे भी हम बेचेंगे और बेचने से पैसे आने वाले हैं। अगेन ये भी किसका पार्ट हुआ, करंट असेट्स का, क्योंकि इसको भी बाद में कैश में ही कन्वर्ट किया जाएगा। तो करंट असेट्स वो असेट्स हुए जिसको या तो हम बेचने के लिए खरीदते हैं या फिर जिसको विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनको हम करंट असेट्स बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब मूव करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड वन इज नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट असेट्स रेफर टू दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर continued यूज फॉर द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज और हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। यानी वो सभी असेट्स जो बिजनेस के प्रोडक्शन को या सर्विसेज को, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए रखे जाते हैं, जिनको हम बेसिकली बेचने के लिए नहीं खरीदते। यानी ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी में रखे जाते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखे जाते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है गुड्स को प्रोडक्शन करना, गुड्स की या सर्विसेज को जनरेट करना, या उसे एज एन इन्वेस्टमेंट स्टोर करके रखना। ऐसे एसेट्स, सब एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम बेचने के लिए कभी भी नहीं खरीदते, बेचने के लिए इनको नहीं खरीदा जाता। हाँ, ये अलग बात है कि हमें एक सिचुएशन आएगी तो हमें इसको बेच सकते हैं, बट पर्पस कभी भी इनको बेचने का नहीं होता। ये किस लिए खरीदे जाते हैं? बिजनेस के ऑपरेशन को ईज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान करने के लिए ये खरीदे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए fixed assets, non-current investment, long-term loans and advances, other non-current assets, plant and machinery, land and building, furniture, etc. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसमें कई एसेट्स ऐसे लिए हैं जो मैंने आपको नाम नहीं, आपको क्लियर भी नहीं होंगे, हम ये आने वाले टाइम पे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे अगले सेशंस में। ओके, तो
बातें क्या याद रखनी है, ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखे जाते हैं, जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस को ईज करने के लिए खरीदा जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदा जाता है, वो सभी एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कैटेगरी में आते हैं। अब इनको हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। पहले हमने बात कर लिया इसमें फिक्स एसेट्स, किसकी बात कर ली, फिक्स एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे सभी एसेट्स जो बिजनेस में बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए खरीदे जाते हैं। किस लिए, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी। ऐसे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या खरीदा जाएगा, जैसे मान लो मैंने फैक्ट्री परचेज कर ली या मैंने एक मशीन और खरीद ली, पहले मेरे पास एक ही मशीनरी थी, अब मैंने एक और मशीन खरीद ली, तो पर्पस क्या होगा, जहां मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस था वो केवल प्रोडक्शन मेरी होती थी 50 यूनिट्स की एक मशीन से, अब मैंने 2 मशीन परचेज कर ली, तो मेरी अब जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को या अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो एसेट खरीदे जाते हैं उन्हें हम फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। ओके, अब फिक्स एसेट्स को भी हम मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज टेंजिबल, सेकेंड वन इज इनटेंजिबल। ऐसे सभी फिक्स एसेट्स जिनको देखा और छुआ जा सकता है उन्हें हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। दोबारा से बता रहा हूं मैं, ऐसे सभी एसेट्स जिसको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है, टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, वो सभी एसेट्स टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास कहीं पे लैंड है और आपने कोई ऑलरेडी बिल्डिंग भी खरीदी हुई है। ओके, सेकेंड वन इज प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया प्लांट। प्लांट का मतलब ये पौधा वाला प्लांट नहीं है, ये इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं संयंत्र, यानी एक सिस्टम जहां पर हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस शायद चल रहा होगा, उसको हम प्लांट बोल सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के सुना था बायोगैस प्लांट, हमने ऐसे ऐसे डिफरेंट प्लांट्स बनाए हुए हैं जहां पे हम कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे ही कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, फिटिंग्स। अब ये फर्नीचर वर्ड तो आपने सुना है, अब ये फिटिंग्स के भी लिए सुना है, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। फिटिंग्स का मतलब वो सब चीजें जो हमें किस फॉर्म में मिली है, फिट करा गया कहीं पर, जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी है। जैसे हम घर की बात फिटिंग्स कराते हैं, वो भी एक एग्जांपल हुआ टेंजिबल एसेट्स का। ओके, तो ये सब क्या है, टेंजिबल, जिनको छुआ और देखा जा सकता है। अगेन इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे फिक्स एसेट्स जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता बट उनकी मनी वैल्यू होती है। ओके, ऐसे सभी एसेट्स को हम इंटेंजिबल बोलते हैं। यानी किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के लिए उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले तो वो फिक्स एसेट हो, सेकेंडली वो इंटेंजिबल यानी जिसको देखा और छुआ ना जा सकता हो, तो ऐसे एसेट्स इंटेंजिबल कहलाते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ऐसे एसेट्स इंटेंजिबल कहलाते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर एग्जांपल बताइए, मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट सुना होगा नाम मैकडॉनल्ड्स करके, अब आपने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीद ली, तो फ्रेंचाइजी का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो रेस्टोरेंट बना के दे रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है केवल वो आपको अपना एक नाम दे रहे हैं, यानी आप उनके अब उस नेम को अपने बैनर पर बाहर, शॉप के बाहर लगा सकते हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। वो शॉप आपकी खुद की ओन्ड होनी चाहिए, स्टाफ भी आप खुद रखेंगे, आप स्टाफ को सैलरी भी खुद देंगे, सारे खर्चे भी आप बियर करेंगे, बस केवल नाम उनका यूज कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होने वाला है, उनकी क्योंकि अपनी एक गुडविल है, उस गुडविल को यूज करके आपके पास कस्टमर इजीली अपने आप आने वाले हैं और आपको चला चलाया नाम मिल जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, तो उन्होंने एक एसेट क्रिएट किया हुआ है गुडविल, उसको वो फायदा उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे एसेट भी होते हैं जो केवल पेपर के फॉर्म में होते हैं। तो आपको फ्रेंचाइजी जब मिलेगी तो एक लेटर हेड पे या पेपर पे मिलेगी, जिसमें वो एक राइट दे देंगे भाई हाँ आप अपना नाम यूज कर सकते हैं हमारी कंपनी का मैकडॉनल्ड्स करके, और इस पर्टिकुलर एरिया में आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए और आप इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। तो अगेन ये किसका एग्जांपल हुआ, इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, इसके लिए आपको मनी पे करना पड़ेगा उसको, पर्सन को, कंपनी को, किसकी, मैकडॉनल्ड्स की, क्योंकि वो आपको नाम अपना दे रहे हैं यूज करने के लिए। सिमिलरली और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक्स होती हैं जो उस पे कॉपीराइट्स लिखा होता है। जैसे आपकी खुद की अकाउंटेंसी की जो बुक है, सपोज कोई भी बुक हो सकती है, जैसे पब्लिशर्स जो होते हैं वो अपने कॉपीराइट्स लेते हैं, वो ऑथर से कॉपीराइट्स करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो आपने मटेरियल बनाया है इसे केवल पब्लिश करने का राइट आप हमें देंगे, और उस कॉपीराइट के लिए वो उस ऑथर को पेमेंट करते हैं। यानी ऑथर को बोल दिया भाई ये मटेरियल हमने पब्लिश कर दिया, अब आप ये किसी और को नहीं देंगे क्योंकि हमने पावर ले लिया इसको पब्लिश करने की। ऑन पेपर होता है, अगेन इसके लिए भी मनी वैल्यू खर्च करनी पड़ती है। तो ये भी किस तरह का सेट हुआ, इंटेंजिबल। ओके, ऐसे बहुत सारे और एसेट हो सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया। आप देखते हैं कई कंपनीज के मार्क होते हैं जिनसे आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हर कंपनी के कुछ स्पेसिफिक मार्क्स हैं, पता लगा होगा, आपने देखा होगा, जैसे मर्सिडीज बेंज हो गया, पार्कर का पेन हो गया, या और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कुछ अपने ट्रेडमार्क्स हैं, उनकी भी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ओके, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अब थर्ड इसके एसेट की कैटेगरी को, जो कि क्या है, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स।
अभी हमने बात किया करंट एसेट्स की, फिर फिक्स्ड एसेट्स की बात कर ली। अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। कौन से होते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स? असेट्स विच आर एक्चुअली नॉट एन एसेट। ये एसेट्स जो कि फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोलते हैं? जो एक्चुअली में एसेट होते ही नहीं है, बट जिन्हें हम असेट साइड पर दिखाते हैं। आप बोलेंगे जब असेट होते ही नहीं है तो असेट साइड पे क्यों दिखाते हैं? उसके पीछे बड़े सारे रीजंस हैं जो हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए दिखाते हैं। जबकि एक्चुअली में वो एसेट होते नहीं है, ना तो वो टेंजिबल नेचर के एसेट होते हैं, ना इनटेंजिबल, ना करंट एसेट्स, फिर भी हम उन्हें एसेट साइड पे दिखाते हैं, इसलिए हम उनको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। फिक्टिशियस का मतलब नाम मात्र के एसेट्स, यानी एक्चुअल में उनकी कोई एसेट वाली क्वालिटी नहीं होती है, ना तो वो टेंजिबल है ना वो इनटेंजिबल है। तो ऐसे कौन से एसेट होते हैं जिनको हम एसेट साइड पे दिखाते हैं जबकि वो एसेट है ही नहीं? तो उसके अंदर हम एग्जांपल बोल सकते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए कर दिए हैं ऑलरेडी। ऐसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब बिजनेस की इजी या इनिशियल प्रोसेस चल रही होती है उस समय पर जो हम खर्चे करते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे इनको हम एसेट क्यों बोल रहे हैं? ये वो खर्चे हैं जो काफी लार्ज अमाउंट में हुए थे बिगिनिंग में ही बिजनेस के, बट अभी तक उन खर्चों को एक्चुअली में कवर अप नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला और एक सेलिब्रिटी को बुला लिया। अब सेलिब्रिटी को बुलाया और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया। अब वो 25 लाख रुपए आपसे एडवर्टाइजमेंट के केस में लेके चला गया और आपका पहला दिन और 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 25 लाख रुपीज आपने स्पेंड कर दिए हैं। अब बिजनेस में पूरे महीने में जाके भी 25 लाख रुपए की सेल नहीं हुई है आपकी, बट आप ऑलरेडी फर्स्ट डे ही आपने 25 लाख रुपीस का खर्चा उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को पेमेंट करने में लगा दिया। तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो खर्चा हुआ 25 लाख रुपए, वो कहाँ दिखाएंगे आप? क्योंकि यदि आपने उसको अपना खर्चा मान लिया तो आप दिखाएंगे भाई पहले महीने हमारा लॉस हुआ कि 15 लाख रुपए का, क्योंकि सेल हुई केवल 10 लाख रुपए में, 10 लाख में से भी मान लो आपका प्रॉफिट केवल 5 लाख रुपए, तब भी आपका लॉस जो हो गया वो 20 लाख का हो गया। तो इसका मतलब आप यदि दिखाएंगे कि बिजनेस में पहले महीने 20 लाख का लॉस हुआ तो फ्यूचर में शायद आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट ही ना करे। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे खर्चे जो काफी बड़े अमाउंट में होते हैं उन्हें हम बिगिनिंग स्टेज पर असेट्स में दिखा देते हैं। रीजन ये होता है कि एज एंड व्हेन द रिकवरी कम्स, जैसे जैसे हम प्रॉफिट कमाते जाएंगे हम उन खर्चों को भी कवर अप करते हुए जाएंगे। टिल टाइम, यानी जब तक वो हमारे सारे खर्चे कवर अप ना हो जाएं, हम उन्हें क्या मान लेते हैं? असेट मान लेते हैं। आपको क्लियर हो गया? यानी एक्चुअली में ये खर्चे हैं, बट क्योंकि अब उन खर्चों को अभी तक कवर अप नहीं किया गया है इसलिए हम उन्हें असेट्स मान लेते हैं तब तक के लिए, जब तक कि वो कवर अप ना हो जाए। और इसी वजह से हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? फिक्टिशियस असेट्स और नॉमिनल असेट्स। तो क्लियर हो गया होगा तीनों असेट्स आपको अब? ओके, तो आज के सेशन में आपने नोटिस किया कि हमने बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया। अभी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बच गई हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो ये सोचते हुए कि जितनी भी टर्म्स हमने आज डिस्कस करी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप घर पे उसको दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। होपफुली आपको समझ में आई है। ओके, कौन कौन सी टर्म्स हमने की थी आज? जैसे हमने सीखा था पहले एंटिटी, फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर एंट्री, फिर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। उसके अलावा अभी हमने सीखा असेट्स क्या होते हैं, असेट्स के डिफरेंट टाइप्स, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स, कैपिटल क्या होता है, प्रोप्राइटर कौन होता है, ड्राइंग्स क्या होती है। ये कुछ टर्म्स थी जो आज के सेशन में हमने पढ़ी और समझी। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको सारी टर्म्स जो हमने आज डिस्कस करी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं और आप घर पे उसको बहुत अच्छे से थॉरली रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, तो ये आगे इस बात को सोचते हुए और मानते हुए कि आप कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन को और एंजॉय कर रहे हैं हर सेशन को। ओके, अपने इस सेशन को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।